मेरे पास तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? मान लो किसी एक पानी का ड्रॉप ले लो। अगर कोई पानी का ड्रॉप जमीन पे गिरता है, मान लो ये जमीन है, सरफेस है, ठीक है, आपके घर की। तो जैसे ही ये ड्रॉप गिरता है ना पानी जमीन पे, तो वो एक छोटा सा ऐसा बबल्स बनाता है, एक ड्रॉप बनाता है। ये जो ड्रॉप है ना, वो सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, बरोबर। तो इस ड्रॉप में से मैं क्या करूंगा, एक सरफेस से एक ड्रॉप को जोड़ते हुए एक सीधी लाइन बनाऊंगा। ये जो सीधी लाइन है ना, इस ड्रॉप को कट करते हुए जा रही है, टेंजेंट करते हुए जा रही है इस ड्रॉप लाइन। ये लाइन जो ड्रॉप के अंदर फिर मैं एक एंगल बनाऊंगा जो सॉलिड सरफेस और इस टेंजेंट से बनेगा। ये जो एंगल है इसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट मुझे इस ड्रॉप का साइज बताता है कि इस ड्रॉप कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। समझ रहे हो? मुझे एक जजमेंट आता है। साइंटिस्ट लोगों का कहना क्या है कि दुनिया में जितने भी टाइप के लिक्विड होते हैं ना, हर एक लिक्विड का जो ड्रॉप का जो एंगल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एक पानी का ड्रॉप का एंगल काफी छोटा होता है, लेस देन 90 होता है, इसलिए इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। पर उसी जगह पर अगर मैं मर्क्यूरी या हनी की बात करूं, तो हनी का जो ड्रॉप होता है ना, या मर्क्यूरी का, वो काफी बड़ा होता है। अब ये ड्रॉप्स में फर्क क्यों आ रहा है? तो ड्रॉप में फर्क ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। पानी का खिंचाव ग्रेविटी की तरफ ज्यादा होता है, पर मर्क्यूरी का जो प्रेशर होता है लिक्विड का, वो पानी ग्रेविटी के प्रेशर से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा दबता नहीं है और अपने बड़े से ड्रॉप को बरकरार रखता है जमीन पे गिरने के बाद भी। बनने वाला एंगल 90 से ज्यादा होता है, इसलिए इसे एब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। हाँ, अगर ड्रॉप बड़ा है तो ग्रेटर देन 90 और ड्रॉप छोटा है तो लेस देन 90। हमेशा नहीं, वो डिपेंड करता है कौन सा लिक्विड आप यूज करो। फिर मैंने यहाँ पर भी कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे कि जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बेटर समझेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो दो चीज पे हम लोग को इग्नोरेंस करना है। सिर्फ दो फोर्स पे हम लोग ध्यान देंगे। एक है एडहेसिव फोर्स और दूसरी है कोहेसिव फोर्स। मैंने दोनों का मतलब बताया। एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव क्या होती है? एडहेसिव मतलब अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एडहेसिव। जैसे अगर मैं मान लूं इधर पे लिक्विड भरा हुआ है और ये ग्लास सॉलिड है, या मान लो एक कांच के ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो कांच के ग्लास में पानी है तो कांच एक सॉलिड है और पानी लिक्विड है। इन दोनों का इंटरेक्शन तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना, इस इंटरेक्शन को एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? अगर मैं सिर्फ पानी के साथ इंटरेक्शन, हाँ, इसलिए इसको इंट्रा भी बोलते हैं। इंट्रा मतलब किसी मॉलिक्यूल का अपने मॉलिक्यूल के साथ ही जो इंटरेक्शन होता है उसको एडहेसिव बोलते हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस का आपस में इंटरेक्शन। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझना है तो आपको दो फोर्स पे ध्यान देना है। एक है एडहेसिव फोर्स और दूसरा है कोहेसिव फोर्स। क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी फोर्स है, जैसे एटमॉस्फेयर की भी फोर्स होती है। पर साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि जो एयर की फोर्स होती है ना, या एयर का जो प्रेशर होता है, ये बहुत ही कम होता है पानी से अगर कंपेयर करें। दूसरा, साइंटिस्ट लोगों ने एक और चीज क्या कंडीशन दी है कि इस केस के अंदर हम लोग अजम्पशन करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल। तो किसी ड्रॉप पर किसी ग्रेविटी का फोर्स इतना ज्यादा नहीं लग पाएगा, लगेगा पर इतना नहीं जितना एक पूरे टैंक ऑफ वाटर में लगता है ना। ड्रॉप पे इतना फोर्स नहीं लगता, चीज छोटी होती है तो उस पर लगने वाली जो ग्रेविटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो एग्जाम्पल, अगर किसी चींटी को तुम एक 5वें फ्लोर से फेंक देते हो तो क्या वो चींटी का क्या होगा? कचंबर निकलेगा क्या? वो तो मस्त उड़ते हुए जाएगी नीचे, है ना, हवाई की तरह जाएगी और आराम से चलने लगेगी। तो जब कोई चीज छोटी होती है ना, तो उसके हिसाब से उसका मास कम होने की वजह से उस पर लगने वाली ग्रेविटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो साइंटिस्ट यहाँ पर है कि ग्रेविटी कम होने की वजह है कि हम ड्रॉप की स्टडी कर रहे हैं, तो ग्रेविटी इसमें नेग्लिजिबल होती है। इसलिए ये दो फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स पे ही ध्यान देंगे। समझ गए? तो ये वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी किया था। आप केस पर आते, सबसे पहले हम लोग कैरोसिन लेते हैं। अब कैरोसिन में क्या प्रॉपर्टी देखी गई कि कैरोसिन के अंदर जब लोगों ने ध्यान दिया तो उनको क्या ऑब्जर्व हुआ, ये मैंने कल भी बताया था कि जो लिक्विड है वो सॉलिड की तरफ जब आ रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब मान लो एक ग्लास में, तो जैसे हम लोग जाते हैं ना, ये बॉटल में भी लेके आते हैं डीजल पेट्रोल, तो लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया कि बीच में से तो जो डीजल कैरोसिन था नीचे था, पर कॉर्नर से ऊपर की तरफ उठा हुआ था। ये उठाव ये बताता है कि कैरोसिन का आपस में तो अच्छा अट्रैक्शन नहीं है, पर कॉर्नर में क्यों है? क्योंकि एडहेसिव फोर्स हुआ है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। मतलब ग्लास जो प्लास्टिक है वो एक सॉलिड ले लो,
उसके साथ ये जो कैरोसिन का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो एडेसिव फोर्स थी वो ज़्यादा अच्छी थी, पर लिक्विड का अपने लिक्विड के साथ अट्रैक्शन अच्छा नहीं था। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स है वो वीक है, तो एडेसिव के लिए मैं एफ ए लिखूंगा और कोहेसिव के लिए एफ सी लिखूंगा। क्लियर? तो अब मेरे को हर एक पॉइंट का नाम लिखना है। ठीक है अरमान, तुम अपना म्यूट कर दो, तुम्हारे घर के ठोकने की आवाज़ आ रही है कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो तुम पूछ लेना अनम्यूट करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्लास, ये लिक्विड और ग्लास का जो इंटरेक्शन है, दैट मीन्स दिस ए पी पॉइंट, ये जो लाइन है ये मैं एडेसिव फोर्स को दर्शा रहा हूँ इस लाइन पे। और दूसरी जो लाइन है ए और ये क्यू, ये लाइन लिक्विड का लिक्विड के साथ ही इंटरेक्शन को बता रही है, मतलब कोहेसिव फोर्स। तो देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे एडेसिव फोर्स ज्यादा है। अब ओवरऑल कौन सी फोर्स ज्यादा है? एडेसिव फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे बनाएंगे हम लोग? रिजल्टेंट फोर्स वो होती है जो बताती है एक्चुअली कौन सी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो जानबूझ के मैं जो रिजल्टेंट फोर्स की जो लाइन है दैट इज ए आर, वो जानबूझ के मैं अंदर बनाऊंगा। ये अंदर बनाने का वजह समझ में आई कि अंदर इंटरेक्शन लिक्विड का ज्यादा अच्छा, इसलिए मैंने क्या किया, इस लिक्विड के टेंजेंट एक लाइन खींची, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक रिजल्टेंट फोर्स बना। समझ गए? तो ये लाइन को अगर देखो तो इसके परपेंडिकुलर इसके रिजल्टेंट फोर्स है दोनों, और ये टी टेंजेंट है। क्लियर है? तो अभी ये केस का देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो लाइन सॉलिड हो रही है, क्योंकि एडेसिव का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज्यादा है कोहेसिव फोर्स है। दूसरा, यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स है दैट इज योर ए टी विच इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज ए आर। करेक्ट? उसके बाद ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि लिक्विड मूव स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन। जो लिक्विड है वो अट्रैक्ट कर रहा है सॉलिड को, और यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है देख के लग रहा था ऐसा कर्व बन रहा है, और कर्व की यहाँ से स्टडी कर रहे हैं, इसलिए ये एंगल कैसा है? कॉनकेव है, एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है? अब ये वैल्यू का मैंने बताया था, मैं बाद में बताऊंगा। अब सेकंड केस पे, सेकंड केस में क्या देख रहे हैं? मर्क्यूरी लिया हमने। अब मर्क्यूरी में भी सेम केस रहेंगे। अब मर्क्यूरी प्रैक्टिकली कैसा बिहेव करता है वो हमें नहीं पता, तो मैं वापस एक ग्लास बनाऊंगा, मान लो इस ग्लास के अंदर मैंने मर्क्यूरी डाला। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जब मर्क्यूरी की डाला गया तो कुछ पहाड़ जैसा लिक्विड बना। फिर तुम लोग जाते हो ना बाहर कुछ सोडा या कोल्ड ड्रिंक खरीदने, या आइसक्रीम फ्लेवर का कुछ खरीद रहे हो, या कॉफी विथ आइसक्रीम है, तो तुम ऑब्जर्व करना जो आइसक्रीम ना ऐसा ऊपर उठी रहेगी, ऐसे ऐसे रहेगी, है ना। और जो कोने का हिस्सा वो डाउनवर्ड होगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो कोई भी चीज जो गाढ़ी होती है, थिक चीज होती है, उसका जो प्रेशर या फोर्स होता है वो एयर के प्रेशर से कई गुना ज्यादा होता है, इसलिए माउंटेन की तरफ उठा है। पर यहाँ से नीचे का हिस्सा क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि इसका जो इंटरेक्शन है ना इस सॉलिड मटेरियल के साथ, चाहे वो ग्लास हो या प्लास्टिक हो, इसके साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं है लिक्विड का। मतलब लिक्विड का अपने ही लिक्विड के साथ इंटरेक्शन मजबूत है, पर डिफरेंट मटेरियल के साथ इंटरेक्शन कमजोर है। समझ में आ रहा है ये पार्ट? डाउनवर्ड यही बता रहा है ना, देखो ना डाउनवर्ड जा रहा है, देखो यहाँ पर भी डाउन है। डाउन ये बता रहा है कि इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, कमजोर है इंटरेक्शन, हो रहा है मतलब नेग्लिजिबल। तो अभी मैं यहाँ पे भी एक टेंजेंट लाइन खींचूंगा, तो ये है मेरी टेंजेंट लाइन। इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्योंकि एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इसकी। ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज ए आर, ये रिजल्टेंट फोर्स को बताती है। अब जारी बात है इंटरेक्शन मजबूत नहीं है सॉलिड के साथ, ये एपी लाइन मेरी एडेसिव फोर्स की है, और जो रिजल्टेंट लाइन है वो ए क्यू के पास सारी, मतलब कोहेसिव के फोर्स के पास क्यू आ रही है। अब रीजन समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जो मजबूती इंटरेक्शन किसके साथ है? कोहेसिव फोर्स के साथ। और कैसे लाइन खींचते हैं वो भी समझा। टेंजेंट डिसाइड करेगा रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं ना। ठीक है कुलसुम, कैस, अरमान, फरहान, क्लियर है? कोई को डाउट आया यहाँ पे? पक्का है ना? ओके। देखो वापस से, अब यहाँ जाहिरी बात देख के लग रहा है कि यहाँ पर जो है हम लोग इसका ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, कर्व का बाहरी हिस्सा। तो बाहरी हिस्सा बिल्कुल कॉन्वेक्स जैसा है ना, कॉन्वेक्स है, जैसे इसका शेप कैसा है? कॉन्वेक्स जैसा शेप है, और बनने वाला एंगल एप्टीट्यूड मतलब ग्रेटर देन 90। अब जरा स्टडी करते हैं इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स है, मतलब लिक्विड का सॉलिड के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो कम है, वीक है, और जो आपसी कॉन्टेक्ट है लिक्विड का लिक्विड के साथ वो स्ट्रॉन्ग है ना। यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होती है? ए आर, मतलब रिजल्टेंट फोर्स के। दूसरा, यहाँ पर जो लिक्विड है वो मूव स्लोली स्लोली डाउनवर्ड हो रहा है। करेक्ट? ओके। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में हम लोग वाटर लेते हैं। अब वाटर में क्या देख रहे हैं कि वाटर में भी जो लिक्विड है ऊपर बढ़ रहा है, पर इतना माइन्यूट बढ़ रहा है। जैसे मान लो एक ग्लास में मैंने पानी लिया, तुम घर में ही देख लेना,
तुमको पानी बिल्कुल ऐसा दिखेगा, लेकिन यहाँ सच्चाई क्या बोल रहे साइंटिस्ट लोग कि नहीं नहीं एकदम ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऐसा हल्का हल्का एकदम हल्का हल्का वो ऊपर चढ़ा हुआ है, बहुत हल्का है। जाहिर बात है कोई चीज़ बहुत हल्की है या छोटी होती है तो साइंस में उस चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, नेग्लिजिबल कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर भी साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, ये बहुत छोटा छोटा होकर ऊपर जा रहा है। अगर बहुत छोटा छोटा होकर ऊपर जा रहा है तो मैं टेंजेंट लाइन नहीं बना पाऊंगा, समझ रहे हो? टेंजेंट लाइन बनाना मेरे लिए मुश्किल है। अगर मैंने बनाना भी कोशिश किया तो शायद मैं ऐसा बना दूँ। अगर मैं टेंजेंट लाइन ऐसे ही बना दूँ तो जाहिर बात है इसकी रिजल्टेंट लाइन इसके परपेंडिकुलर बनेगी, यानी ग्लास पर ही मेरा रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, दैट इज एयर। और इसमें तो कोहेसिव फोर्स आ ही नहीं रही है, करेक्ट? लिक्विड ही कोहेसिव फोर्स है, पर यहाँ पर जो इंटरेक्शन है ये एडहेसिव फोर्स का बहुत ज्यादा है, बरोबर? क्योंकि ये छोटा छोटा करके ऊपर आने का मतलब क्या है कि सॉलिड लिक्विड का सॉलिड के साथ इंटरेक्शन तो है ही, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। मतलब पानी के जो लिक्विड है ना वो आपस में इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं करते, पर सॉलिड किसी चीज के साथ डाल दो तो उसका शेप भी ले लेते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, है ना? दूसरा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ पर लाई करेगी, अगर इसका इंटरेक्शन ज्यादा है तो वहीं पे लाई करेगी, पर ये लिक्विड है और ये बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, एकदम वर्टिकल लाइन बना रहा है। अगर ये वर्टिकली ऊपर चढ़ेगा तो रिजल्टेंट भी तो वर्टिकल डाउनवर्ड बनेगा, इसलिए बनने वाला जो एंगल है उसको पता करना तो बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए बनने वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल आ गया, पैरेलल एंगल 0 डिग्री होता है। क्लियर है ये वाला पार्ट? हर एक जगह पे हम एंगल कैसे देखते हैं, इस तरह से, बरोबर? रिजल्टेंट से एंगल बनाते हैं और सॉलिड से इधर पे ये जो रिजल्टेंट फोर्स है सॉलिड से चिपकी हुई है, तो एंगल तो कुछ है ही नहीं, यानी दोनों पैरेलल है, इसलिए 0 हो गया, एंगल ही नहीं बन रहा। यहाँ पे जो सरफेस लिक्विड ऑलवेज रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, वो पार्ट है। ग्रेविटेशनल को हम डाउनवर्ड हो गया और रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड आ रहा है। यहाँ पर जो AP है वो AR के बराबर है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट केस आता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री। मान लो मैंने एक ऐसा लिक्विड लिया एक ग्लास में जो एकदम हॉरिजॉन्टल है, मतलब कहीं से उठ ही नहीं रहा, ठीक है? इधर से उठ ही नहीं रहा, सीधा ही चला गया है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर कहीं से लिक्विड उठ ही नहीं रहा है, हर एक जगह से सीधा ही जा रहा है, चाहे बाहर हो या अंदर, इससे ये समझ में आ रहा है कि इसका इंटरेक्शन है पर मीडियम है। मीडियम मतलब एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बराबर है यहाँ पर, यानी ये आपस में भी अपना इंटरेक्शन उतना ही मजबूत रखा है जितना दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका इंटरेक्शन है सॉलिड के साथ। तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गए। अब अगर दोनों बराबर हो जाए तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन खींचूंगा वो क्या रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है ये तो परपेंडिकुलर है, करेक्ट? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री एंगल ये तो हो गया 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे एंगल है वो कितने के हो जाएंगे, 90 का आधा कितना होगा, 45 डिग्री का एंगल। समझ में आया? ये जो लाइन के यहाँ यहाँ अगर इस दोनों को कंबाइन करूंगा तो इधर पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पर 90 डिग्री दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है, बीच में से एक लाइन गई है ना AQ की, इसलिए 45 हो गया। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग ये रीजन भी देखेंगे, ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ ना यहाँ पे ये कैसा है वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन करके यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, हर एक ट्रायंगल 90 डिग्री के ट्रायंगल्स बनते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पर मेरे को पता है कि जो AC है, AC नहीं AQ वो और FC ये जो कोहेसिव फोर्स है 45 डिग्री का एंगल बना रहे, और जो AR है जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे, ये याद रखो। अगर मैं AQR ट्रायंगल को देखूं, इसको इस ट्रायंगल का अगर मैं पाइथागोरस निकालूं तो पाइथागोरस क्या रहेगा, AQ² इक्वल टू AR² प्लस RQ²। समझ में आ रहा है ना? कि थोड़ा जूम करो, अभी दिख रहा है अच्छे से कि और जूम, चलो और जूम कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि विजिबिलिटी अच्छी है। नाउ इन दिस केस कैन वी से दैट AR एंड RQ इज इक्वल, कहाँ पे है AR और जो RQ है वो बराबर है। अब कैसे इसमें पता है कि वो देखते हैं, AR का वो एंगल बोल रहा है 45 डिग्री है और RQ का भी एंगल 45 डिग्री है, तो उस बेसिस में दोनों को इक्वल बोलते हैं, ये याद रखो। अगर तुमको दो साइड से नहीं समझ में आ रहा तो तीन साइड ले लो, ऐसा बोल ARQ RQA, तो तुम्हें समझेगा। जो बीच का अक्षर होता है ना वो एंगल को बताता है, ओके? अगर ये दोनों बराबर है मतलब AR भी RQ है
और आर क्यू भी ए आर है, मतलब दोनों की जगह मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस आर क्यू की जगह पर आर यहाँ पर 90 डिग्री है बरोबर, तो पर ए आर ये 90 है बरोबर, पर आर पे जो बनने वाला एंगल है वो 45। तो एक्चुअली इसको अगर मैं ऐसा लूँ तो समझेगा, ए आर क्यू, तो ए आर क्यू क्या 45 है, प्लस आर क्यू ए क्या है, वो भी 45 डिग्री है, दोनों मिलाकर क्या बन रहे हैं 90 डिग्री। तो इसने क्या किया, ए आर क्यू को ए आर से रिप्रेजेंट किया है और आर क्यू ए को आर क्यू से रिप्रेजेंट किया है। समझ में आया, ऐसा शॉर्ट ट्रायंगल एंगल बना के वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को। क्लियर है ये, कोई डाउट आ गया क्या? कोडिंग भूल गया पॉज करके, चलो क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है? अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो ये आर प्लस डेल्टा आर बिल्कुल ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा नहीं है, तो मैं इस पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पर ए आर है और बी डेल्टा आर है, तो आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस बी स्क्वायर दैट इज डेल्टा। अब मैंने पहले ही बताया यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है मैंने बहुत स्मॉल 0.15, कोई भी चीज़ अगर जीरो के नियर होती है तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, उसको कर दो इग्नोर, तो हम डेल्टा आर को इग्नोर कर देंगे। इधर पे डेल्टा आर को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये डेल्टा आर इस आर के साथ है। समझ में आया? अगर ये अकेला होता तो मैं इग्नोर कर सकता था, इसके साथ इसमें नहीं कर सकते। अब ये इग्नोर हो गया तो इस 4 पाई को, और क्या क्या बचा मेरे पास, 4 पाई आर स्क्वायर 2r डेल्टा। अब 4 पाई को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के साथ तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर डेल्टा। अब हम लोग चेंज इन एरिया निकालेंगे कि ड्रॉप में कितना चेंज आया एरिया में, तो वो क्या रहेगा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ 4 पाई कट गया, क्या बचा 8 पाई आर डेल्टा आर। ये इस लिक्विड ड्रॉप का चेंज इन एरिया का वैल्यू आया। अब हमें पहले से सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता है क्या है, वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। ये फॉर्मूला रिलेशन से मिला था हमें। सरफेस टेंशन को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को डी डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे होने वाला वर्क बहुत छोटा है और एरिया भी छोटा है इसलिए डी डब्ल्यू अपन डी। इसको एडजस्ट करो तो वर्क डन क्या हो जाएगा टी इंटू डी है। नेक्स्ट चेंज एरिया मेरे को अभी भी मिला है 8 पाई आर डेल्टा। ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी किया उसके बेस पर वर्क डन निकाला, पर जनरली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, करेक्ट। अब यहाँ पे स्मॉल वर्क डन हो रहा है तो स्मॉल फोर्स इंटू स्मॉल डिस्टेंस होगा डेल्टा। सेकेंड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। अभी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर दो प्रेशर है, लिक्विड के अंदर दो प्रेशर काम कर रहे हैं, एक इंटरनल प्रेशर और एक आउटसाइडर प्रेशर पी आई माइनस पी ओ। और यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है चेंज इन एरिया है, अभी अभी फाइंड किया तो अभी भी देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डी डब्ल्यू क्या है फोर्स, फोर्स क्या है मेरा पी आई माइनस पी ओ, और डेल्टा आर एज इट इज है, और एरिया भी तो है इसके साथ। एरिया कितना मिला तो एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने ये एरिया कौन सा लिखा जो अपने पास था ना शुरुआती एरिया, उसको यहाँ पे पुट किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर से दो इक्वेशन मिले, जारी बात है दोनों इक्वेशन सही बोल रही है, दोनों वर्क डन एक ही चीज को बता रहे हैं, तो हम दोनों वर्क डन को 4 पाई आर, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे डी ए नहीं लिया, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ए लिया। तो ये जो शुरुआती एरिया था ना लिक्विड ड्रॉप का, तो उसको कंसिडर करके यहाँ पे सॉर्ट आउट किया वर्क डन को इनिशियल कंडीशन को लेकर। अब दोनों को साथ में लिख देंगे, अब जो कट रहा है वो काट दो, जैसे 4 2 8 पाई आर कट गया, पाई आर एक आर कट जाएगा, डेल्टा आर कट गया, क्या बचा पी आई माइनस पी ओ ये बचा, और ये 2 बचा यहाँ पे 2 और टी बचा, और यहाँ पे एक स्मॉल आर बचा, उसको लेफ्ट साइड लेंगे तो डिवाइड में आएगा। ये जो इक्वेशन इसको लैपलेस इक्वेशन भी बोलते हैं, और इसको इस इक्वेशन के जरिए हम लोग ड्रॉप का सरफेस टेंशन पता कर सकते हैं। तो ये तो ड्रॉप का फॉर्मूला हुआ। अब बबल्स का बनाना है, तो बबल्स का मैंने ट्रिक बता रहा, बबल्स इज ऑलवेज डबल। तो क्या करना, ये जो तुमको फॉर्मूला मिला है ना पी आई माइनस पी इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 4t अपॉन आर। ये है फॉर्मूला बबल्स का। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4 ना। 2 का रीजन ये है कि जो बबल्स होते हैं ना, बबल्स में अगर तुम बनाते हो, जैसे हम लोग देखो मेले में जाते हैं तो फूक फूक के मारते हैं ना, वो बबल्स बनते हैं, वो ड्रॉप्स नहीं होते। ड्रॉप्स में फर्क क्या था, ड्रॉप पूरा पानी से भरा हुआ होता है और बबल खाली होता है। तो बोलते हैं बबल्स में ना ऐसी 2 लेयर बनती है, रिंग की चमकती हुई लेयर होती है। तो एक लेयर का 2, दूसरी लेयर का एक और 2, इसलिए 4 बोलते हैं। इसमें डबल लेयर होती है, इसलिए इसको तो मैं बोला
बबल इज ऑलवेज डबल। तो हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, और 2 लगाएंगे तो 4t हो जाएगा ना। समझ में आया? अब आते हैं एक्सेस। बहुत माइन्यूट होता है वो, बहुत माइन्यूट, इसलिए ध्यान में नहीं आता है। अच्छा मेरे को ये पूछना, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये है क्या तुम्हारे टॉपिक में? ओके, तो ये मैं शायद है, मैंने भी शायद चेक चेक कर लो जब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक काम करके स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इस केस में क्या है, मेरे पास 3 कंटेनर है, एक कंटेनर है ए, दूसरा है बी, और तीसरा है सी। हर एक कंटेनर में अलग अलग टाइप के लिक्विड भरे, मान लो इसमें पेट्रोल भरा हुआ है, इसमें मान लो इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है, इसमें मान लो वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अलग अलग लिक्विड के हिसाब से इनके जो सरफेस एरिया बन रहा है ना लिक्विड का, वो अलग अलग डिजाइन का बन रहा है। पहले के इसमें पेट्रोल है मान लो, तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि कोने से वो उठ ही नहीं रहा है, पेट्रोल होने की वजह से इसमें जो सरफेस एरिया एकदम सीधा ही है, सीधान में ही है। अगर ये सीधान है तो अगर मैं सरफेस टेंशन की लाइन खींचूं तो वो भी सीधी ही आएगी। तो यहाँ पे जो एफ टी है टेंशन है, सरफेस ये टेंजेंशियल लाइन है फोर्स की। क्लियर? अब मैं 2 पॉइंट लूंगा, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो प्रेशर का एरिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज पी है। और उसी के एकदम नियर, अगर एकदम नियर है तो दोनों बराबर ही होंगे। एक पॉइंट बी लूंगा जो लिक्विड के फ्लूइड का प्रेशर बताएगा। यहाँ पर अगर कोई लाइन सीधी है तो सीधी लाइन ये बताती है कि जो दोनों का जो प्रेशर है वो बराबर है, दोनों आपस में इक्वली प्रेशर लगा है। समझ में आया ये पार्ट? ना ही एयर का ज्यादा है ना ही लिक्विड का। इस केस में पहाड़ बनने का कंडीशन ये समझा रहा है कि जो लिक्विड का प्रेशर है दैट इज पीबी वो ज्यादा है। तो शेप से बता सकते हो, शेप शेप बताएंगे, शेप डिसाइड करवाएंगे। तो ये कंडीशन दी रहेगी कि एक का प्रेशर ज्यादा एक का प्रेशर कम, तो इससे तुम पकड़ लोगे। अगर वो बोलेगा फ्लूइड जैसे कोई एलिमेंट है उसका ज्यादा है और एयर का कम है, तो समझ आना ये केस की बात कर रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे माउंटेन बनने का मतलब क्या है कि जो एयर का प्रेशर है वो बहुत ही कम है और जो लिक्विड का प्रेशर वो कहीं ज्यादा है, इसलिए इस तरह का माउंटेन बन रहा है। तो यहाँ पे बोल सकता है पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। पानी में उल्टा हो रहा है, पानी में ऐसा डाउनवर्ड होता है, इससे ये समझ में आ रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है और लिक्विड का प्रेशर कम। अब इसी चीज को मैंने डीपली नीचे बताया। पहला केस वो ए वाला लिया, ये वाला। इधर पे देखो, ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी डाउनवर्ड ही पड़ रहा है और लिक्विड का प्रेशर वो भी डाउनवर्ड ही जाता है ना, ग्रेविटी की वजह से। पर यहाँ पर लाइन सीधा क्या बता रही है कि जो दोनों का प्रेशर वो बराबर है। क्लियर? पॉइंट ए का जो प्रेशर है फोर्स है वो एफ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स को मैंने एफ ए से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? और जो बी की फोर्स है उसको भी मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि एक दूसरे के बहुत करीब है। अगर एक दूसरे के करीब है तो इनकी जो फोर्स है वो भी बराबर हो जाएगी एक दूसरे के। करेक्ट? तो जो प्रेशर हो रहा है पॉइंट बी पर वो अल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, इसलिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं। दूसरे केस पे समझते हैं अच्छे से। इस केस में क्या आ रहा है, हमें पता है कि जो फोर्स होता है एटमॉस्फेयर का वो डाउनवर्ड ही होता है और लिक्विड भी अपना जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी डाउनवर्ड ही लगाती है। करेक्ट? तो एट पॉइंट ए का फोर्स क्या है, एफ है, एट पॉइंट बी का फोर्स क्या है, वो भी क्या है, एफ ही है। क्यों? क्योंकि ए और बी पॉइंट दोनों एक दूसरे के एकदम नियर है, तो जो एयर का प्रेशर होगा वही बी का भी होगा, क्योंकि बी जो पॉइंट है वो लिक्विड का सरफेस एरिया। तो पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, तो टोटल फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, एटमॉस्फेरिक पे। दूसरा किस पे निर्भर करेगी, ये लिक्विड डाउनवर्ड रहेगा या ऊपर होगा, रिजल्टेंट फोर्स पर। तो यहाँ पर बी के पास 2 फोर्स है, एक एटमॉस्फेयर की और एक रिजल्टेंट। पर जो एटमॉस्फेयर के पास सिर्फ एक ही फोर्स है, एटमॉस्फेरिक, तो बी के पास ज्यादा फोर्स है। तो बी के पास ज्यादा फोर्स होने की वजह से इसका दबदबा ज्यादा भारी रहेगा, इसलिए माउंटेन इस तरह से बनता है। क्लियर है? सेकंड केस को इसका उल्टा कर दो, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक पॉइंट ए की जो फोर्स है वो एफ है और पॉइंट बी की जो फोर्स है वो बी है। पर यहाँ पर जो एफ ए की फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ पर, और वो ज्यादा भारी है बी फोर्स से, इसी वजह से लिक्विड डाउन बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कैपिलरी एंड कैपिलरी एक्शन की तरफ। पतला सा एकदम पतला ट्यूब होता है, इस पतले ट्यूब को ही कैपिलरी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल तुम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में किया है, रिमेंबर, एक्सपेरिमेंट में। अब इसका एक्शन देखते हैं। एक्शन मतलब एक कंटेनर ले लो या बीकर ले लो, उसमें पानी पुट करो,
पानी पुट करने के बाद इस कंटेनर में कैपिलरी को डाल दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंटेनर का पानी है वो कैपिलरी के अंदर जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कंटेनर की हाइट तो कम है पर कैपिलरी में वही लिक्विड की हाइट ज़्यादा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि कैपिलरी पुट करने पर कैपिलरी कुछ ना कुछ एक्शन दिखा रहा है, इस एक्शन को ही कैपिलरी का एक्शन बोलते हैं। क्लियर। सेकंड केस में मर्क्यूरी लो, मर्क्यूरी को डालने पर और फिर बाद में कैपिलरी पुट करो, इसमें उल्टा हो रहा है, जो मर्क्यूरी का लिक्विड है जो कैपिलरी में वो बाहर निकल रहा है, क्लियर, कंटेनर में जा रहा है। तो यहाँ की जो हाइट है वो ज़्यादा है पर कैपिलरी के अंदर जो हाइट है कम मर्क्यूरी की वो कम है। इससे ये समझ में आ रहा है यहाँ पर भी कैपिलरी कुछ ना कुछ एक्शन दिखा रहा है डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड में। तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या था, फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी टिप व्हेन इट इज डीप इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरी और कैपिलरी एक्शन। समझ में आया, या तो राइज करता है या तो फॉल होता है लिक्विड कैपिलरी के अंदर। क्लियर। अब हम लोग अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली हैपन क्या हुआ इसके अंदर, तो इसके लिए पॉइंट बनाने पड़ेंगे। तो कैपिलरी के अंदर जो एयर वाला पॉइंट है, कैपिलरी दोनों साइड से ओपन होती है, जो पॉइंट ए है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिलरी के। सी भी सेम एयर है, एयर वाला पॉइंट लिया है। जो बी है वो कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड पे प्रेशर बढ़ रहा है वो है। डी लिक्विड कंटेनर पे जो प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अब यहाँ पर मैंने वाटर लिया मान लो इसके अंदर, तो इस केस में क्या हो रहा है कि तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कैपिलरी के अंदर तुम्हें कर्व ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। ऐसा चांद देखो ज्यादा बन रहा है ना, ये चांद ये बता रहा है कि कैपिलरी के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका दबाव काफी ज्यादा है, वो ज्यादा पुल बहुत ज्यादा दबाव में इसको पुश कर रहा है। क्लियर। मतलब कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड है उसका जो प्रेशर है कैपिलरी के अंदर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम है। पर केस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो प्रेशर होता है चाहे वो कैपिलरी के अंदर हो या कंटेनर, प्रेशर हमेशा बराबर होता है। कैपिलरी के अंदर की बात करूं तो कैपिलरी के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो कई गुना ज्यादा है कैपिलरी लिक्विड के प्रेशर से। क्लियर। पर अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर जो चान है, जो कर्व है वो काफी कम बन रहा है, काफी हद तक हॉरिजॉन्टल है। अगर दो चीज हॉरिजॉन्टल है तो मैंने क्या बताया था, इनका प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर ना। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि लिक्विड के अंदर सॉरी कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो ज्यादा है, बराबर। पर जो बाहर जो प्रेशर है लिक्विड का मतलब डी का वो कम है, क्योंकि जो सी है वो किसके बराबर है, ए के भी तो बराबर है, बराबर ना। तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये और ये प्रेशर बराबर है तो ऐसे में ये प्रेशर कंटेनर का प्रेशर ज्यादा हो गया और कैपिलरी अंदर जो लिक्विड है उसका प्रेशर कम हो गया। हमें पता है लिक्विड कैसे फ्लो करता है, हायर प्रेशर से लो की तरफ, जिसकी वजह से सारा जो लिक्विड का पानी है वो जाएगा कैपिलरी के अंदर, जिसकी वजह से कैपिलरी का जो लिक्विड है वो नॉर्मल कंटेनर के लिक्विड से ज़्यादा हाइट में राइज हो जाता है। अब रीज़न समझा ऐसा क्यों होता है, किसी को डाउट है ये रीज़न पे? कुलसुम, कैस, अरमान, फरहान, समझा ना सभी को, पक्का ना? कुलसुम, अरमान, कैस, कोई डाउट आया यहाँ पे? क्लियर ना? नहीं समझा? ओके। नहीं अगर समझा तो उसके लिए एक और अपोजिट एग्जांपल है मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी के केस में उल्टा होता है, जो मर्क्यूरी है अगर मैं कंटेनर में जाऊँ तो जब कोई जगह पे ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना किसी चीज़ की तो वहाँ पे उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं दिखाई देता, काफ़ी माइन्यूट। यस अरमान, आपके को अरमान आया, अरमान किधर चले गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बरोबर, बिजली आ रही जा रही है, बरोबर बरोबर। तो यहाँ पर केस में क्या हो रहा है, जो कंटेनर में लिक्विड होता है ना, यहाँ मर्क्यूरी है तो कंटेनर बड़ा होता है तो उसमें जो लिक्विड है ना वो ज़्यादा डाउनवर्ड नहीं हो पाएगा, बहुत माइन्यूट डाउनवर्ड होगा। कोई भी चीज़ माइन्यूट डाउनवर्ड होती है उसको नेग्लिजिबल बोलते हैं। तो ऐसे केस में बोल सकता हूँ कि कंटेनर का जो लिक्विड प्रेशर है दैट इज पी डी और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है दैट इज पी सी वो बराबर है। पर मैंने एक और चीज़ ये भी बताई है कि चाहे कैपिलरी के अंदर का एयर प्रेशर हो या बाहर का, प्रेशर हर जगह का एक ही होता है। तो मैं बोलता पी इज इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी, बराबर। पर लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है यहाँ पर जो यहाँ पे तुमको कर्व दिखाई दे रहा है, बराबर, अपोजिट। ये कर्व क्या बता रहा है कि कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड है उसका प्रेशर ज़्यादा है, दैट मीन पीबी का प्रेशर ज़्यादा है, किससे, कैपिलरी के अंदर के एयर प्रेशर से।
अगर पी बी ज़्यादा है तो पी बी ए से ज़्यादा है तो पी बी पी सी से भी ज़्यादा हुआ और पी डी से भी ज़्यादा हुआ, बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पी बी ग्रेटर देन पी डी। अगर इसका प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर का प्रेशर कम हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा, कैपिलरी के अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर निकलेगा, बराबर। जिसकी वजह से हमें कंटेनर की हाइट ज़्यादा दिखाई देगी और कैपिलरी के अंदर जो मर्क्यूरी उसकी हाइट कम दिखाई देती है। रीज़न समझ में आया हर एक केस का। कुलसुम का जरमान फरहान क्लियर है ये केस। अब इसको और डिटेल में जाते हैं, पहले वाटर की एग्जांपल से। अभी देखो वाटर चांद की तरह ऐसा कर्व बनाता है, करेक्ट। अगर कर्व बनाता है तो मेरे को टेंजेंट लाइन कैसे दिखी, तो ये मेरी टेंजेंट लाइन है, बराबर। अगर यहाँ टेंजेंट लाइन है तो इसका कुछ ना कुछ असर वाई एक्सिस पे भी हो रहा होगा और एक्स एक्सिस पे भी हो रहा होगा, बराबर, टेंजेंट का। अगर यहाँ पर मैं एंगल बनाता हूँ थीटा तो इधर पे भी एक एंगल थीटा बनेगा, करेक्ट ना। इफ यू आर नियर टू द, सॉरी यहाँ पे एंगल बनेगा, अपोजिट एंगल बनता है। तो यहाँ पर नियर टू द एंगल क्या होगा, टी कॉस थीटा। एंगल से दूर जाएंगे तो टी साइन थीटा, यहाँ पर भी टी साइन थीटा, यहाँ पर भी टी कॉस थीटा आएगा। अब जरा इसको मैं यहाँ पे देखो पहले से लिखा हुआ यहाँ पे है ना। अगर मैं एक्स एक्सिस के बेस पे इक्वेशन बनाऊँ तो एक्स एक्सिस में जो लेफ्ट होता है वो नेगेटिव होता है, राइट में पॉजिटिव होता है। तो माइनस टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों की वैल्यू जीरो, यानी एक्स एक्सिस के बेस पे कोई इक्वेशन यहाँ पे नहीं बन रही है। अब वाई एक्सिस पे आप दोनों वाई एक्सिस नहीं ले सकते, कोई एक वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस के बेस पे क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, बराबर। दूसरा, इस लिक्विड को कोई फोर्स है, कुछ तो है जिसको पुल डाउनवर्ड कर रही है प्रेशर की वजह से भी, और दूसरा ग्रेविटी भी तो लगती है, बराबर। तो वो भी एक फोर्स है जो इस पे एक्ट हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू वेट फोर्स, जो कि नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटी है, करेक्ट ना। सेकंड, यहाँ पर मेरे को सारे, ये कैसा है, लिक्विड का ऊपरी हिस्सा सर्कुलर है और सारा हिस्सा वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। मुझे सारे हिस्से का वाई एक्सिस चाहिए, तो मुझे पता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई। तो मैं टी कॉस थीटा को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों किया, रीजन समझ में आया, मुझे सारी जगह का वाई एक्सिस चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, वेट फोर्स, जिसकी वजह से ऐसा चांद बन रहा है, बरोबर। नेक्स्ट डब्ल्यू क्या होता है, एम जी। नेक्स्ट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम को लेफ्ट साइड में तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। इसकी जगह में मैं एरिया इंटू हाइट ले लूंगा, करेक्ट। हमें क्या करूंगा, इस मास की जगह पर एरिया इंटू हाइट ले लिया मैंने, एरिया हाइट रो जी। सेकंड, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर एच रो जी, लेफ्ट साइड एज इट इज। अब काटम काटी शुरू, पाई पाई कटा, आर में से एक आर कटा, और क्या कटेगा, कुछ और कट रहा है नहीं, 2t कॉस्ट आर एच रो जी बचा। एच को छोड़कर सबको लेफ्ट साइड ले लो, तो ये मिल गया इस लिक्विड के राइज हाइट का फॉर्मूला। इसके जरिए में कोई भी लिक्विड कितना राइज हो रहा है कितना कम हो रहा है कैपिलरी रिएक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। समझ में आया। इधर से तो बेसिक मैथ्स चालू हो गया, इधर से कुछ कॉन्सेप्ट आई है ना। आगे बढ़ जाए, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, किसी को डाउट है। कुलसुम फैज रमान अरमान फैज कुलसुम क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। पहला सरफेस टेंशन क्या है, प्रेशर को बताता है। जैसे मान लो कोई चीज, मान लो पार्टिकल, अगर वो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे मैं बोलता हूँ क्या सॉलिड का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है क्या, यस। क्या लिक्विड का कम, गैस का बहुत। समझ में आया यहाँ पे। अब हम लोग इम्प्योरिटी बेस पे समझते, ये जरूरी था इसलिए मैं समझा। इम्प्योरिटी बेस पे बात करो सरफेस टेंशन में, तो दो टाइप की इम्प्योरिटी हो सकती है, एक सोल्यूबल इम्प्योरिटी और या तो एक इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। तो पहले सोल्यूबल इम्प्योरिटी देखते हैं। मान लो मेरे पास एक पानी है, इस पानी में मैंने नमक डाल दिया। नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, क्लियर। और जारी बात है ये नमक पानी के साथ पूरा घुल जाएगा। घुलने पे क्या होगा, इस नमक तो सॉलिड होता है और पानी सॉल्वेंट होता है, इनका इंट्रैक्शन मजबूत हो जाता है। अगर दोनों चीज एकदम मजबूती से, तो ऐसे वक्त में इसका जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा ही रहेगा, बरोबर। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो सरफेस एनर्जी भी क्या रहेगी, ज्यादा होगी, क्लियर। अब मान लेते हैं मैंने एक इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी डाला, मान लो मिट्टी, अल्कोहल, फिनॉल, ऑयल डाल दिया पानी में। अब हमें पता है कि पानी के साथ ये सारी चीजें डिजोल्व नहीं होती, और चीज डिजोल्व नहीं होगा तो इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा तो सरफेस टेंशन खराब हो जाएगा।
डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर का असर पड़ता है? यस। देखो कोई भी चीज़ को जब तुम टेम्परेचर घटाओगे तो वो चीज़ ठंडी होती है। ठंडी होने पे क्या होती है? वो बर्फ बनती है, सॉलिड बनती है। सॉलिड का मतलब कि इनका इंटरेक्शन मजबूत होता है, और कोई चीज़ का इंटरेक्शन होगा तो सारी बात उसका सरफेस टेंशन बढ़ेगा। तो टेम्परेचर एंड सरफेस टेंशन उल्टा काम करते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन का मतलब प्रेशर ही होता है। और मैंने सोल्यूशन चैप्टर में बताया था, प्रेशर एंड टेम्परेचर ब्रदर सिस्टर है। प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। क्लियर? अब इसमें बारिश क्यों हो रही? क्योंकि हाई प्रेशर बनता है क्लाउड के पास, जिससे टेम्परेचर लो होता है। क्योंकि भाप तो गर्म होती है, टेम्परेचर लो होने पर वो भाप पानी में कन्वर्ट होकर रेन का रूप ले लेती है, बारिश का रूप ले लेती है। इधर में कुछ एक्सेप्शन भी लिखे। कॉपर और कैडमियम के लिए उल्टा होता है। कॉपर कैडमियम की बात करें तो इनका सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो एक्सेप्शन सिर्फ इसके लिए, बाकी सबके लिए नॉर्मल है। तो टेम्परेचर गिराओगे तो क्या होता है? लिक्विड के मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है स्ट्रांग हो जाता है, मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बढ़ता है। अगर सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मॉलिक्यूल फास्टर मूव करेंगे, फास्टर मूव करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो लिक्विड स्टार्ट रैंडम मोशन करने लगेंगे, जिससे इनका सरफेस टेंशन कमजोर होगा। अगर सरफेस टेंशन कमजोर होता है तो सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होती है। अगर हमें ये सरफेस टेंशन का अट्रैक्शन को अच्छे से समझना है तो हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जिसके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस अल्फा थीटा। अब सवाल है कि फॉर्मूला आया कैसे? तो ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। याद आया कुछ? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर में, थर्मल प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 5। इस फॉर्मूले, वहाँ पे ये फॉर्मूला बताया गया कैसा है। ठीक है? हर एक की वैल्यू मैंने देखो दिखा दी है। टी क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट डी डिग्री सेल्सियस। टी नॉट क्या है? सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। थीटा क्या है? डिफरेंट टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या आता है वो देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम 0। ऐसा कोई केस जहाँ पे तुम्हारा सरफेस टेंशन 0 हो जाए। सरफेस टेंशन 0 का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट हो जाए, जहाँ पर अनचेंज। ऐसी कंडीशन जहाँ पे तुम्हारा सरफेस टेंशन चेंज ही नहीं हो रहा, ना घट रहा हो ना बढ़ रहा हो, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा, जैसा है वैसी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने एक लिक्विड लिया और पानी ले लो। अभी पानी का सरफेस टेंशन कैसे? नॉर्मल है। अब मान लो तुमने इसको ऐसे टेम्परेचर पे रखा जिसमें वो पानी पानी है। अगर ये अपना स्टेट चेंज करता है तो उस बेस पे इसका सरफेस टेंशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा, बराबर। पर हमारे रेगुलर लाइफ में टेम्परेचर क्या होता है? 29 to 30। इस लेवल पर इसका जो सरफेस टेंशन वो सेम ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, बराबर। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये जो सरफेस टेंशन है इसका ये कैसी कंडीशन में रहेगा? क्रिटिकल टेम्परेचर पे। समझ में आया? तो हमारी डेली लाइफ में जो देख रहे हैं वो सब क्रिटिकल टेम्परेचर तो है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट रहता है ना। इफेक्ट ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। कॉन्टामिनेशन मतलब क्या होता है? कुछ इम्प्योरिटी आर्टिकल, जैसे डस्ट पार्टिकल, लुब्रिकेंट मटेरियल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, सीमेंट, है ना, जैसे पेंट मिक्स कर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो तुम्हारा सरफेस टेंशन है वो कमजोर हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट?